महाराज, ली सी आगे बढ़े और विनम्रता से बोले, जनरल ज़ाओफंग अवश्य सुरक्षित रहेंगे। महाराज को इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। येन राज्य के क्राउन प्रिंस जी दान पहले ही महल लाया जा चुका है। वो महाराज के फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या महाराज उसे दरबार में बुलाना चाहेंगे? ये सुनते ही यिंग ज़ेंग को आखिरकार जी दान याद आया। जी दान के लिए अब यिंग ज़ेंग के मन में जरा सी भी पुरानी भावना बाकी नहीं थी। कभी हनदान में बंधक के दिनों में दोनों के बीच जो साथीपन था, वो सब तभी खत्म हो गया था जब जी दान ने उसकी हत्या की योजना बनाई थी। उसने उसे मारने की कोशिश की थी। ऐसे में यिंग ज़ेंग ज़ेमन में उसके लिए कैसी कोई दया रह सकती थी? अगर उस नाजुक पल पर ज़ाओफंग समय पर ना पहुंचता तो शायद आज वो जिंदा ही ना होता। उसे बुलाया जाए। यिंग ज़ेंग की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। महाराज का आदेश, यन की क्राउन प्रिंस जी दान को दरबार में पेश किया जाए। जाओ गांव की तेज आवाज़ गूंज उठी। आदेश मिलते ही राजरक्षकों का एक दल जी दान को कैदियों के वस्त्रों में दरबार के बीच ले आया। जी दान अब पहले जैसा नहीं रहा था। चेहरा मुरझा चुका था, आंखों में जान नहीं थी और आत्मा जैसे टूट चुकी थी। कभी उसका सबसे बड़ा सपना था कि यन को एक शक्तिशाली राज्य बनाना, लेकिन आज यन मिट चुका था। उसका पिता मर चुका था। अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश था। जैसे ही वो दरबार में पहुंचा, घुटनों के बल बैठ रेन शाओ ने कठोर आवाज में डांटा, लेकिन जी दान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी नज़र बिल्कुल सुन्नी थी। उसने ऊंचे सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को देखा तक नहीं। रेन शाओ का सब्र टूट गया। उसने एक जोर का लात मारा, बैंग। जी दान जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी उसमें कोई हरकत नहीं हुई, जैसे उसकी आत्मा पहले ही शरीर छोड़ चुकी हो। जी दान, यिंग ज़ेंग ने धीरे से कहा, लेकिन आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। जैसे ही जी दान ने यिंग ज़ेंग की आवाज़ सुनी, उसकी सुन्नी आंखें अचानक गुस्से से फैल गईं। उसने ऊंचे सिंहासन पर बैठे यिंग ज़ेंग को घूर कर देखा। नज़र में जहर भरी नफरत थी। यिंग ज़ेंग, मैं तुझे मार दूंगा, तू भयंकर मौत मरेगा। जी दान पागलपन से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन दो राजरक्षकों ने तुरंत उसे पकड़कर जमीन पर दबा दिया। मुझसे नफरत करता है, पर तुझे हक किसने दिया? यिंग ज़ेंग ने हंसी के साथ कहा। उसकी नज़र ठंडी और निर्दयी थी। यिंग ज़ेंग, तू एक निर्दयी लालची भेड़िया है। तू अनेक बेगुनाहों का कातिल है। एक दिन तुझे इसका फल मिलेगा। जी दान चीखा। अब उसके पास गालियों के अलावा कुछ नहीं था। बेगुनाहों का संहार? हाँ हाँ हाँ। जी दान, तू कभी एक राज्य का क्राउन प्रिंस था और आज तू इतनी बचकानी बातें करता है। कितना हास्यास्पद। लेकिन मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर तू मुझ पर हमला ना करता तो मुझे यन को नष्ट करने का बहाना कैसे मिलता? आज पूरा यन किन का हिस्सा है। और तू? यिंग ज़ेंग की आंखों में कत्ल की चमक उभर आई। तूने राजा हत्या की योजना बनाई। बताओ, ऐसे अपराध की क्या सजा होती है? यिंग ज़ेंग ने ली सी की तरफ देखा। पूरे परिवार का विनाश, रथ से चीर देना। ली सी ने तुरंत उत्तर दिया। तो फिर इंतजार किस बात का? यिंग ज़ेंग ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। हाथ हिलाते ही राजरक्षकों ने जी दान को घसीटकर बाहर निकाल दिया। क्या किसी मंत्री के पास और कोई बात है? यिंग ज़ेंग ने दरबार पर नजर डाली। हमारे पास और कोई रिपोर्ट नहीं महाराज, सबने एक साथ कहा। दरबार समाप्त। यिंग ज़ेंग ने हाथ हिला दिया, लेकिन जाते जाते उसकी नज़र वांग जैन पर पड़ी। एक छिपा हुआ संकेत। ज़ांगटाई पैलेस। ज़ांगटाई पैलेस के अंदर तुम्हारा दामाद, उसे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं। 10,000 कैवलरी लेकर उत्तरी सीमा के अंदर घुस जाना, ये तो सीधा मौत को न्योता देना है। यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, इसलिए यिंग ज़ेंग ने अपना गुस्सा खुलकर दिखाया। वांग जैन सिर्फ मुस्कुराया और बोला, ज़ाओफंग मेरा दामाद ज़रूर है, लेकिन वो आपका बेटा भी है महाराज। वैसे भी मैंने उसे कभी ट्रेनिंग नहीं दी। उसकी प्रतिभा जन्मजात है। उसकी बात साफ थी, ज़ाओफंग अपने पिता पर गया है। सुनने में तो लगता है जैसे तुम मुझे ही दोष दे रहे हो। यिंग ज़ेंग ने तंज किया। मैं ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता। वांग जैन ने तुरंत झुककर कहा। बस करो, बैठो। यिंग ज़ेंग ने हाथ हिला दिया, जैसे मजबूरी में। धन्यवाद महाराज। वांग जैन बिना झिझक यिंग ज़ेंग के पास बैठ गया।
क्या तुमने समझ लिया ज़ाओफंग का इरादा? वांग जैन ने गंभीर स्वर में कहा। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो ज़ाओफंग उत्तरी बर्बरों से यन के लोगों के खून का बदला लेना चाहता है। इस बार वांग जैन ने गंभीर आवाज में कहा, उत्तरी कबीले के हमले के कारण यन राज्य के 3 से 4 लाख निर्दोष लोगों का कत्ल हुआ। ये सब उन बर्बरों के हाथों मारे गए। ये सुनकर यिंगज़ेंग की भौहें सिकुड़ गईं। सिर्फ बदले के लिए? उसने धीरे से पूछा। उसके नज़र में ज़ाओफेंग का कदम सिर्फ बदले तक सीमित नहीं था। महाराज ने भी जरूर देखा होगा, वांग जैन ने आगे कहा। इस बार उत्तरी कबीले को भयंकर हार मिली है। 2 लाख सैनिकों में से 30,000 से भी कम बचकर भाग पाए हैं। उनका नुकसान बेहद गंभीर है और युद्ध के विवरण के मुताबिक यन से लूटा गया लोग, धन और अनाज सब वहीं छूट गया। यहाँ तक कि उनकी युद्ध सामग्री भी हमारी सेना के हाथ लग गई। इसका मतलब सिर्फ एक बात है, उत्तरी कबीले इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं सहेंगे। वो अवश्य पूरी ताकत के साथ लौट कर आएंगे, और जब वो आएंगे यन की भूमि फिर से खतरे में होगी। इसीलिए ज़ाओफेंग ने अभी उत्तरी सीमा पर हमला किया है। वो उनके इलाकों में अफरा तफरी पैदा करना चाहता है ताकि वो दोबारा हमला करने से पहले संभल ही न पाएं। वांग जैन ने शांत तरीके से अपना विश्लेषण पूरा किया। यिंगज़ेंग ने सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा ही जल्दबाज है। सिर्फ 10,000 कैवलरी लेकर उत्तरी सीमा के अंदर घुस जाना। एक गलती हुई और चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, और मैं बस स्यानयांग में बैठकर इंतजार ही कर सकता हूँ। यिंगज़ेंग की आवाज में चिंता साफ छलक रही थी। वांग जैन समझ गया, यिंगज़ेंग सच में अपने इस अनजाने बेटे की गहरी परवाह करने लगा था। महाराज, इस वक्त हम सिर्फ ज़ाओफेंग पर भरोसा ही कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो सुरक्षित लौटेगा। यिंगज़ेंग ने धीरे से सिर हिलाया। इसी समय स्यानयांग नगर में प्राइम मिनिस्टर के निवास से दर्जनों तेज घोड़े शहर की बाहर की दिशा में दौड़ पड़े। हर घुड़सवार के पास किन के राजा का शाही फरमान था। ये फरमान पूरे राज्य में प्रचार के लिए भेजे जा रहे थे। पहले ये अलग अलग कमांडरीज तक पहुंचते, फिर वहां से हर जगह पढ़कर सुनाए जाते थे। इसी तरह इस युग में राज्य के संदेश फैलाए जाते थे। राजधानी होने के कारण स्यानयांग को सबसे पहले ये शाही घोषणा मिली। इसी वक्त जिंगजाओ ऑफिस के अधिकारी शहर के विभिन्न घोषणा स्थलों की तरफ निकल चुके थे। किन के राजा का फरमान। महाकिन के सभी नागरिकों, ध्यान से सुनो। मुख्य सड़क पर एक अधिकारी ने फरमान पकड़ा हुआ था, जबकि उसके पीछे यामिन के सिपाही नगाड़े और घंटियां बजा रहे थे। तुरंत ही लोगों का ध्यान उधर खिंच गया। भीड़ जमा होने लगी। लगता है कुछ बहुत बड़ा हुआ है। मैंने सुना था कि कुछ महीने पहले जनरल ज़ाओफेंग को यन पर चढ़ाई का आदेश मिला था। कहते हैं हर युद्ध में जीत हुई है। यन शायद खत्म होने वाला है। आज शाही फरमान निकला है तो सिर्फ खतरे की बात नहीं होगी। लगता है यन वाकई गिर चुका है। राजा लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए खुशखबरी सुना रहे होंगे। बिल्कुल, हमारे किन योद्धा अत्यंत शक्तिशाली हैं और जनरल ज़ाओफेंग का नेतृत्व बेमिसाल है। वो महाकिन का सबसे बड़ा युद्ध देवता है। मुझे पूरा यकीन है यन पहले ही जीता जा चुका है। अगर यन गिर गया तो महाकिन अब आधी दुनिया पर राज करेगा। फिर सिर्फ की और चू बचे होंगे। देश का एकीकरण अब दूर नहीं। चलो जल्दी चलते हैं। आज तो सच में जश्न मनाया जाएगा। जैसे जैसे अधिकारी आगे बढ़ते गए, स्यानयांग के हजारों नागरिक उनके पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में पूरा शहर घोषणा स्थलों पर इकट्ठा हो गया। ठेला लगाने वाले, व्यापारी, कुलीन परिवार और आम नागरिक सब एक जगह जमा थे। हर पुराना किनवासी आशा और उत्साह से भरा था। घोषणा स्थल पर किन के राजा का फरमान। स्वर्ग के नीचे रहने वाले सब लोग सुने।
आधा साल पहले जनरल जाओ फेंग ने वुआन कैंप की सेना के साथ यन के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। 6 महीने की निरंतर चढ़ाई के बाद महाकिन की शक्तिशाली वुआन सेना ने यन को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। आज से यन की सारी भूमि महाकिन के अधीन होगी। जैसे ही फरमान पढ़ा गया, पूरा स्यानयांग हिल उठा। यन गिर गया। महाकिन अब आधी दुनिया पर राज करता है। सिर्फ की और चू बचे हैं। ये तो अद्भुत है। एकीकृत दुनिया का सपना अब सच होने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में पुरखों का ये सपना पूरा होता देख पाऊंगा। महाकिन अमर रहे। ये तो जश्न का मौका है। यन का पतन महाकिन की महान जीत है। चलो पीते हैं, आज तो जश्न होगा। हाँ हाँ हाँ। यान के विनाश की खबर ने स्यानयांग के हर नागरिक को उत्साह और खुशी से भर दिया। पुराने किन लोगों के लिए ये एक ऐतिहासिक पल था। जनरल जाओ फेंग ने यान को शांत किया, ये एक बात है। लेकिन इसके अलावा राजा के फरमान में ये भी कहा गया है, यान के राजा ने विदेशी कबीले के साथ साजिश की, उन्हें हमारी पवित्र भूमि पर चढ़ाई के लिए बुलाया, जिसके कारण उत्तर यान में 10,000 निर्दोष लोगों का कत्ल हुआ। ये सुनते ही अभी जो खुशी से भरी भीड़ थी, अचानक शांत हो गई। कई लोगों की आंखों में आग सी जल उठी। उनके लिए ये घोषणा एक महागद्दार के खुलासे जैसी थी, जिसने अपनी ही जाति से विश्वासघात करके विदेशियों को बुलाकर अपने लोगों का खून बहाया। ऐसा सुनकर गुस्सा कैसे ना आता। यान का राजा, उसकी इतनी हिम्मत कि विदेशी कबीले के साथ मिल जाए। ये तो अपनी जाति के खिलाफ सबसे बड़ा गद्दार है। वो राजा कहलाने लायक ही नहीं, उसे मौत मिलनी चाहिए। यान का राजा मरना चाहिए। एक के बाद एक लोग गुस्से से गरज उठे, अपना घृणा और क्रोध खुलेआम व्यक्त कर रहे थे। इस राष्ट्रीय क्रोध की लहर को देखकर यहाँ तक कि घोषणा करने वाले अधिकारी भी थोड़े से घबरा गए। भले ही देश अलग अलग राज्यों में बटा हो, लेकिन सबका वंश एक ही था। अपनी जाति से गद्दारी और विदेशियों से मिलना, ऐसा पाप हर जगह निंदा योग्य था। सब शांत हो जाइए, अधिकारी ने आगे कहा। यान के राजा की गद्दारी पूरे देश द्वारा धिक्कारी जा रही है। जब जनरल जाओ फेंग जी सिटी पहुंचे तो उन्होंने यान के राजा के पापों को सबके सामने उजागर किया। ये सुनते ही यान के शहर रक्षक जनरल्स ने शस्त्र डाल दिए और शहर को समर्पित कर दिया। शहर में प्रवेश करते ही जनरल जाओ फेंग ने खुद यान के राजा को पकड़ा और वहीं पर उसका वध कर दिया। गद्दार को उसकी सज़ा मिल चुकी है। इसके अलावा डोंगू कबीले की 2 लाख सेना हमारी उत्तरी सीमा में घुस आई थी, जिन्होंने यान की भूमि पर 10,000 लोगों का कत्ल किया। जी सिटी सुरक्षित करने के बाद जनरल जाओ फेंग इस नरसंहार से भयंकर रूप से क्रोधित हुए। एक पल की भी देरी किए बिना उन्होंने 1 लाख कैवलरी के साथ उत्तर की तरफ चढ़ाई कर दी। सिर्फ 1 महीने के अंदर डोंगू की 2 लाख सेना पूरी तरह कुचल दी गई। 1,80,000 दुश्मन मारे गए। 20,000 से भी कम जान बचाकर उत्तरी बंजर भूमियों में भाग पाए। ये युद्ध महाक्रेन की एक महान विजय है। जनरल जाओ फेंग ने 1 लाख कैवलरी के साथ युद्ध किया, 40,000 का नुकसान उठाया, लेकिन 1,80,000 दुश्मनों का पूरी तरह विनाश कर दिया। ये एक गौरवशाली विजय है, एक गूंजती हुई जीत है। इसीलिए किन के राजा ने इस महाविजय को स्वर्ग के नीचे सबको घोषित किया है, ताकि हमारे लोगों का हौसला बढ़े और विदेशी कबीले को ये चेतावनी मिले कि जो भी हमारी जाति की पवित्र भूमि पर पैर रखने की हिम्मत करेगा, उसका पूरा विनाश होगा। हेरल्ड ने पूरे जोश के साथ फरमान पढ़ा, और जैसे ही लोगों ने ये सुना, स्यानयांग के लोग सन्न रह गए। जब ये खबर पहली बार दरबार में पहुंची थी, तब भी मंत्री लोग इसी तरह अवाक रह गए थे। क्या जनरल जाओ फेंग इंसान भी है? 2 लाख की सेना के सामने सिर्फ 1 लाख लेकर खड़ा हो गया। दुश्मन संख्या में कहीं ज्यादा थे और कैवलरी युद्ध के उस्ताद भी। फिर भी 1,80,000 को मार दिया और खुद सिर्फ 40,000 का नुकसान। ये तो सच में युद्ध देवता है।
ऐसे युद्ध रिकॉर्ड के साथ जनरल झाओ फेंग सिर्फ कृण का सबसे बड़ा सेनापति नहीं है, वो पूरी हुआक्सिया जाति का युद्ध देवता है। ऐसी उपलब्धि और कौन कर सकता है? अनगिनत नागरिक जनरल झाओ फेंग की विजय से स्तंभ रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा उनके मन में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हुई। इसी पल इस फरमान के जरिए येन जिंग ने झाओ फेंग की प्रतिष्ठा को एक और ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। अब झाओ फेंग का नाम सिर्फ महाकीर्ण में नहीं बल्कि पूरे देश में गूंजने वाला था। किसी भी शासक के लिए इतनी प्रभावशाली प्रजा रक्षक रखना एक गंभीर खतरा था, लेकिन झाओ फेंग अलग था। वो कीर्ण के राजा का सबसे बड़ा बेटा था, भविष्य का युवराज। ये सब कुछ असल में भविष्य की बुनियाद तैयार कर रहा था। अब जुलाई का महीना था और सर्दी धीरे धीरे करीब आ रही थी। पुराने यान क्षेत्र की सीमा पर आगे डोंगू कबीले का सबसे नज़दीकी बसेरा था। रात के अंधेरे में भी वहां मशालों की रोशनी जगमगा रही थी, जो कैंप में लंबी परछाइयां डाल रही थी। गाड़ियों पर गाड़ियां लगातार रसद और अनाज ला रही थीं। ये सब और भी उत्तर के इलाकों से भेजा जा रहा था। अंधेरे में डोंगू कैंप से 1000 मीटर से भी कम दूरी पर वहां मशालों की रोशनी साफ दिख रही थी। इसी समय एक दर्जन स्काउट पूरी रफ्तार से आगे बढ़े। जनरल को रिपोर्ट, आगे जो बसेरा है वो डोंगू कबीले का सेंट्रल प्लेन्स के सबसे करीबी स्थित गांव है। हमारी जानकारी के मुताबिक इस बसेरे में उत्तर के गहरे इलाकों से अनाज और रसद की सप्लाई आ रही है। रात का समय होने के बावजूद रसद का ट्रांसपोर्ट अभी तक रुका नहीं है, लेकिन हमें कोई खास रक्षा या डिफेंसिव तैयारी नजर नहीं आई। आगे खड़ा स्काउट अदब से रिपोर्ट देता है, ये लोग महाकिन पर चढ़ाई की तैयारी के लिए अनाज और रसद जमा कर रहे हैं, झाओ फेंग ने धीरे से कहा। अनगिनत युद्धों का अनुभव रखने वाले झाओ फेंग को सिर्फ सप्लाई मूवमेंट देखकर ही डोंगू के इरादे समझ आ गए थे। सेंट्रल प्लेन्स के सबसे नज़दीक होने के कारण ये सीमा बसेरा उनके लिए रसद जमा करने की पहली जगह था। जनरल, झांगहैन ने भौहें से कोड़ते हुए कहा, अगर ये बसेरा इतना करीब है सेंट्रल प्लेन्स के, तो यहाँ पेरिमीटर पर सैनिकों की गश्ती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक भी पेट्रोल दिखाई नहीं दे रही। ये बात सच में अजीब थी। जब किन सेना दुश्मन क्षेत्र में कैंप लगाती थी तो 5 ली के दायरे में हजारों स्काउट्स लगाए जाते थे, सिर्फ इसलिए ताकि अचानक हमला न हो। और यहाँ 1000 मीटर से भी कम दूर पर एक महत्वपूर्ण डोंगू बसेरा था, फिर भी कोई गश्ती नहीं। ये लगभग हास्यास्पद था, क्योंकि इन बर्बारियों को हमेशा यही लगता रहा है कि सेंट्रल प्लेन्स के लोग कमज़ोर होते हैं। झाओ फेंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, उन्हें लगता है हम कभी उत्तर के इलाकों पर पहले हमला करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। झाओ फेंग डोंगू की लापरवाही को पूरी तरह समझ रहा था। सीधी बात में उन्हें घमंड हो गया था। सेंट्रल प्लेन्स के वॉरिंग स्टेट्स हमेशा आपस के संघर्ष में उलझे रहे। हर राज्य खुद को स्वर्ग के नीचे का एकमात्र शासक बनाना चाहता था। इसलिए सबने सीमा सुरक्षा पर ध्यान दिया, लेकिन कभी भी उत्तरी कबीले पर आक्रामक युद्ध का सोचा ही नहीं। सेंट्रल प्लेन्स के लिए उत्तर की भूमि बंजर और गरीब थी, जीतने लायक ही नहीं। उपजाऊ और धन से भरी सेंट्रल प्लेन्स के मुकाबले उत्तर पर कभी किसी राज्य की नज़र ही नहीं पड़ी। बस, झाओ फेंग ने झांगहैन और अन्य अधिकारियों की तरफ देखकर कहा, तुम सबको मेरे हुक्म याद है ना? याद हैं, सभी अधिकारी एक साथ बोले। बर्बारियों पर हमला करते वक्त कोई दया नहीं होगी। जो दिखे, मर्द, औरत या बच्चा, सबको मार दो। सैनिक एक स्वर में गरज उठे। ये मेरी निर्दयता नहीं है, झाओ फेंग ने ठंडे स्वर में कहा। ये बर्बारी इंसान ही नहीं है। आज रात हम खून का बदला खून से लेंगे, आंख के बदले आंख। जब उन्होंने सेंट्रल प्लेन्स के लोगों का कत्ल किया तो एक बार भी नहीं सोचा कि वो निर्दोष हैं या नहीं। जब ऐसा है तो मैं उनकी औलाद पर क्यों दया दिखाऊं? रसद के बारे में झाओ फेंग ने आगे कहा, मशाल लाओ और सब कुछ जला दो। इस युद्ध में मैं चाहता हूं उनका पूरा जहान उल्टा पुल्टा हो जाए, लेकिन याद रखना, युद्ध में अटकना नहीं। मेरे साथ सीधा घुसो, काटते हुए आगे बढ़ो, कहीं रुकना नहीं, वरना घेर लिए जाओगे। झाओ फेंग ने आखिरी बार चेतावनी दी। युद्ध बिल्कुल नज़दीक था।
ऐसे आदेश बार बार दोहराना जरूरी था, क्योंकि एक पल की भी हिचकिचाहट मौत बन सकती थी। अगर सैनिक एक जगह ज्यादा देर रुक गए तो दुश्मन उन्हें चारों तरफ से घेर लेता। आखिरकार ये दुश्मन की भूमि थी। अगर डोंगहू पर्याप्त सेना जमा कर लेते तो ये हमला विनाश में बदल सकता था। फिर भी खुले घास के मैदान में युद्ध होने के कारण ही झाओफेंग सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ हमला करने का साहस कर पाया। अगर ये युद्ध सेंट्रल प्लेन्स में होता तो ऐसा करना बिल्कुल असंभव था। सेंट्रल प्लेन्स के मजबूत शहरों की दीवारें ऐसे हमलों को नामुमकिन बना देती, लेकिन घूमने फिरने वाले कबीले के पास ऐसी सुरक्षा थी ही नहीं। समझ गए, अधिकारियों ने दृढ़ता से जवाब दिया। उनकी आंखों में आग जल रही थी। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि तुम सबको घर ले आऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदा लौट सकें। जब ये युद्ध खत्म हो जाए तो हम सब श्यांगपिन शहर में मिलकर साथ पिएंगे। उसके बाद झाओफेंग ने हाथ उठाया। घोड़े पर चढ़ो। सैनिक तेजी से अपने घोड़ों पर चढ़ गए। फॉर्मेशन को जितना हो सके उतना फैला दो। दुश्मन कैंप के 30 कदम के अंदर पहुंचते ही तीर बरसा दो। गेट टूटते ही सारी सेना को इकट्ठा करो और सीधा घुस जाओ। कहीं रुकना मत। हर यूनिट 5-5 के दस्तों में चलेगी। अपने अधिकारियों के साथ चिपक कर रहना। कोई भी फॉर्मेशन न तोड़े, कोई भी पीछे न रहे। मेरे हुक्म का इंतजार करो। हमला। चैप्टर 233 पागलपन भरी कत्ल-ओ-गारत, बर्बेरियन कबीले का संहार। हमला! हुक्म देते ही झाओफेंग सबसे पहले अपने घोड़े को आगे बढ़ाता है। उसके पर्सनल गार्ड्स बिल्कुल पास पास उसके पीछे हो लेते हैं। 10,000 इलीट किन कैवलरी तुरंत फैल जाती है, लेकिन इस वक्त वो पूरी रफ्तार से चार्ज नहीं करते, बल्कि धीरे संभल कर डोंगहू के कबीले की तरफ बढ़ते हैं। और ट्राइबल कैंप के सामने बर्बेरियंस बिल्कुल बेखबर थे। गाड़ी पर गाड़ी रसद से भरी हुई अंदर लाई जा रही थी। अनाज, युद्ध घोड़ों का चारा और सबसे ज्यादा कीमती चीज तांबा और लोहा। इस युग में बर्बेरियंस लोहा पिघलाना जानते तो थे, लेकिन उनकी मेटलर्जी सेंट्रल प्लेन्स के राज्यों से बहुत पीछे थी, खासकर महाकिन से। हाँ, सेंट्रल प्लेन्स के राज्य उत्तरी कबीले के साथ व्यापार करते थे, घोड़े, गाय भैंसे, भेड़ें, लेकिन हथियार बनाने का सामान जैसे तांबे और लोहे का निर्यात सख्त मना था। जो पकड़ा जाता उसका पूरा खानदान नष्ट कर दिया जाता। इसलिए बर्बेरियंस के लिए तांबा और लोहा जान से भी ज्यादा कीमती था। और अब डोंगहू के राजा के हुक्म पर भारी मात्रा में अनाज, हथियार और रॉ मटेरियल्स इस सीमा बसेरे में जमा किए जा रहे थे, किन पर चढ़ाई के लिए। लगता है आज रात भी रसद धोने में निकल जाएगी, एक बर्बेरियन सैनिक खास करते हुए बोला। तीसरी रात लगातार, दूसरा बोल पड़ा। राजा ने हुक्म दिया है 1 महीने में किन पर हमला होगा, एक और बोला। सिर्फ 3 रात नहीं, 4 लाख सैनिकों के लिए 1 महीने में रसद जमा करनी है। ये काम तो हद से ज्यादा है। लेकिन इस बार ये लानत किन खुद जिम्मेदार हैं, एक सैनिक गुस्से से बोला। सुना है हमारी 2 लाख सेना किन की चाल में फंस गई। सिर्फ 20-30 हजार ही जिंदा लौट पाए। उन हरामी किन ने हमारे बहुत से योद्धा मार डाले। बिल्कुल सही। जब हमारी पूरी सेना जमा हो जाएगी तो एक एक किन को काट डालेंगे। किन के सब लोग मरने लायक हैं। कैंप के दरवाजे पर बर्बेरियन सैनिक गुस्से भरी बातें कर रहे थे। गेट पर अभी भी रसद का काम चल रहा था, लेकिन रात के अंधेरे में उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि किन सेना अब उनसे सिर्फ 500 मीटर दूर रह गई है। हमला! झाओफेंग की आवाज गहरी और दृढ़ थी। अंधेरे में इलीट किन योद्धा एक साथ गरजे। जनरल के पीछे, मौत तक, मारो! उनकी युद्ध गरज आसमान हिला देने वाली थी। अगले ही पल छिपी हुई कैवलरी अंधेरे से निकल आई। भयानक कत्ल की नियत के साथ वो डोंगहू कैंप पर तूफान की तरह टूट पड़े।
घोड़ों की टापों की आवाज जो अब तक दबी हुई थी, अचानक गरजते हुए बादल बन गई। ये शोर बर्बेरियन दरवाजे पर खड़े सैनिकों को हिला गया। वो घबराकर आवाज की दिशा में मुड़ गए। अंधेरे के बीच तेज रफ्तार से आती हुई परछाइयां दिखने लगीं। डर पल भर में आग की तरह फैल गया। किन सेना? दुश्मन का हमला! किन आ गए? नगाड़े बजाओ, अलार्म बजाओ! किन हमला कर रहे हैं? चीख पुकार हर तरफ फैल गई। कैंप में पूरा कोहराम मच गया। किन कैवलरी बिजली की तरह आगे बढ़ी। सबसे आगे जाओ फेंग ने अपना धनुष उठाया। अंधेरे में अब उससे अपनी ताकत छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके हाथ में था ब्लैक आयरन बो। एक साथ 10 तीर डोरी पर चढ़ा दिए गए। उसकी तेज नजर सीधी दुश्मन कैंप पर टिक गई। दांतियन से भयंकर आंतरिक शक्ति उठाई। तीरों में कच्ची ताकत भर गई। टूट जाओ! डोरी पूरी खींचते ही उसने छोड़ दिया। 10 तीर बिजली की लकीरों जैसे अंधेरे को चीरते हुए उड़े। हर तीर में जाओ फेंग की भयंकर शक्ति थी। पल भर बाद तीर बर्बेरियन दरवाजों और वॉच टावर्स पर लगे। चीर कर नहीं, फट पड़े। जाओ फेंग की शक्ति विस्फोट बन गई। बूम! 100 के करीब दुश्मन एक ही झटके में लपेट में आ गए। हड्डियां टूट गईं, हाथ पैर उड़ गए, अंदर के अंग दबाव से फट गए। आ! चीख चीख रात को फाड़ दिया। वॉच टावर्स धड़ाम से गिर पड़े। डोंगू सैनिक मारा +1 स्पीड। डोंगू सेंचुरियन मारा +3 स्ट्रेंथ। डोंगू! हर तीर दर्जनों जाने ले रहा था। अगर दुश्मन और ज्यादा पास होते तो सैकड़ों एक साथ मिट जाते। लेकिन जाओ फेंग रुका नहीं। फिर से 10 तीर चढ़ाए। स्विश स्विश स्विश! तीर हवा को काटते हुए उड़े और बूम! लकड़ी के बाड़े चूर चूर हो गए। कैंप की रक्षा पल भर में ढह गई। सिर्फ कुछ ही पलों में दुश्मन का 10 मीटर का पेरीमीटर साफ हो गया। सेंट्रल प्लेन्स के शहरों को घेरना मुश्किल होता, लेकिन बर्बेरियन कैंप, ये कमजोर रक्षा जाओ फेंग के सामने कुछ भी नहीं थी। मारो! उसके तीरों ने पूरे युद्ध का इशारा दे दिया। उसके पीछे 10,000 किन आर्चर्स धनुष उठा चुके थे। रेंज में आते ही तीरों की बारिश छूट पड़ी। अंधेरे में तीर दिखते नहीं थे, लेकिन उनकी सीटी जैसी आवाज मौत का संदेश थी। बर्बेरियन कैंप पूरी तरह उलझ गया। भागो! किन सेना आ गई है! किन तीर चला रहे हैं! जान बचाओ! रात के अंधेरे में बर्बेरियन कबीले का कत्लेआम शुरू हो चुका था। डोंगहू का ये फ्रंटियर ट्राइब दहशत भरी चीखों से भर गया था। कई डोंगहू लोग नींद से हिला दिए गए और कई तो उठने का मौका भी नहीं पा सके। तीर सीधा उनके टेंट्स को चीर गए और नींद में ही उनकी जिंदगी खत्म हो गई। कत्ल, मौत, एक पल में पूरे डोंगहू बॉर्डर ट्राइब को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन अगर सच कहा जाए तो इन्हें सिविलियन कहना भी गलत था। ये एक ऐसा कबीले था जहां हर आदमी, हर औरत योद्धा था। जब इन्होंने बेहथियार हुआक्सिया लोगों को निर्ममता से काटा था, तो जाओ फेंग उसी बेरहमी से जवाब देने वाला था। जब उन्होंने जरा भी दया नहीं दिखाई, तो जाओ फेंग क्यों दिखाए? न उम्र का फर्क, न लिंग का फर्क। जो भी उसकी सेना के रास्ते में आया, मौत लिखी थी। किन कैवलरी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ी। तोड़े गए गेट्स के पास पहुंचकर उन्होंने फॉर्मेशन बदली। फैली हुई लाइन से एक लंबी घूमती हुई धार बन गई। मारो! जाओ फेंग गरजा। उसका युद्ध घोड़ा सीधा आगे टूटा। उसके पीछे किन कैवलरी सांस से सांस मिलाकर घुस आई। तीरों की बारिश अभी भी जारी थी। डोंगहू कबीले का कत्लेआम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जाओ फेंग सबसे पहले दुश्मन कैंप के अंदर घुसा। उसके सामने डोंगहू योद्धा भीड़ बनाकर खड़े थे। उसने अपनी हथेली उठाई। ड्रैगन सबड्यूइंग पाम। असली ऊर्जा उसके शरीर से फूट पड़ी। हवा में एक भयानक ड्रैगन की छाया गरजती हुई आगे बढ़ी।
बूम! हथेली की ताकत आगे कई 10 मीटर तक फट पड़ी। एक पल में उसके सामने जमा दर्जनों डोंगू योद्धा पूरी तरह मिट गए। कुछ तो हवा में ही 10-10 मीटर उछल गए, मुंह से खून उगलते हुए। जमीन पर गिरने से पहले ही उनका सब कुछ फट चुका था। रात के अंधेरे में पाम ब्लास्ट के बीच ड्रैगन की हल्की सी छाया एक पल के लिए चमकी। अब जाओ फेंग को कोई नहीं रोक सकता। ग्रैंड मास्टर की ट्रू एनर्जी, उसकी भयानक शारीरिक शक्ति, अब सब बिना किसी बंधन के बाहर आ चुका था। हर हमले के साथ दर्जनों, कभी सैकड़ों दुश्मन या तो चिथड़ों में बदल जाते या अंदर से ही टूट जाते। सेंट्रल प्लेन्स की लड़ाई से अलग, और रात का अंधेरा उसकी ट्रू एनर्जी को छुपा रहा था। जाओ फेंग पूरी तरह पागल कत्ल में उतर चुका था। उसके सिस्टम के नोटिफिकेशंस लगातार चमक रहे थे। हर मार के साथ एट्रीब्यूट्स बढ़ रहे थे। इस युद्ध में डोंगू सिविलियन और योद्धा में कोई फर्क नहीं था। जाओ फेंग के लिए सिर्फ एक ही काम था, मारना। जनरल के पीछे मारो! किन एलीट सैनिक गरजते हुए ट्राइबल कैंप में घुस पड़े। उनके लंबे भाले बिजली की तरह आगे बढ़ रहे थे। जो नज़दीकी लड़ाई में नहीं थे वो तीर चला रहे थे। कत्ल और तेज हो गया। मार, संहार, हर किन सैनिक के दिल में हुआक्सिया के 10,000 मारे गए लोगों का खून का कर्ज था। जो ले नहीं सकते सब जला दो, जो रास्ते में आए मार दो, जाओ फेंग ने ठंडे स्वर में हुक्म दिया। एक हाथ में भाला, दूसरे से पाम स्ट्राइक्स। भाले की चमक, ट्रू एनर्जी का तूफान, सिर्फ कत्ल। किन कैवलरी ने भी वही किया। उनका अनाज जला दो, टेंट्स जला दो, सब कुछ जला दो। घोड़े दौड़ते हुए डोंगू कैंप को चीर रहे थे और मशालें टेंट्स और स्टोर हाउसेज में फेंकी जा रही थीं। कुछ ही पलों में पूरा कैंप आग के समुद्र में बदल गया। इस आग में थोड़ा और रंग भर देते हैं। जाओ फेंग आगे बढ़ते हुए मुस्कुराया। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने हाथ उठाया, डैंटियन से नेदरवर्ल्ड फ्लेम को बुला लिया। ट्रू एनर्जी उछली। हुश! काली आग अंधेरे में भूत की तरह थरथरा उठी। उसकी शक्ति से और भी भयानक हो गई। आग तो आग होती है, सबको जला सकती है, लेकिन ये आग सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा तक को जला देती थी। जाओ फेंग ने हथेली आगे झटकी। काली आग आगे बढ़ी और हवा में ही दर्जनों धारों में टूटकर पूरे ट्राइबल कैंप पर बरसने लगी। सारी रिपोर्ट सुनने के बाद जाओ फेंग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। भाइयों, तुम सब लाजवाब हो। पूरे 12,000 लोग, एक भी पीछे नहीं छूटा। मैं चाहता हूं कि जब हम शेंजू लौटें, जब हम ग्रेट किन वापस पहुंचें, तो हम में से एक भी कम ना हो। जाओ फेंग की आवाज में गर्व भी था और जज्बात भी। हम जनरल के साथ जान तक चलने की कसम खाते हैं। सारे सैनिक एक साथ गरज उठे। इस युद्ध के नतीजे से जाओ फेंग बेहद संतुष्ट था। कोई मौत नहीं, सिर्फ जख्मी, और उसे अच्छी तरह पता था इसका कारण क्या था। पहला, ये 12,000 सैनिक ज़ैंग खान ने खुद चुने थे। सब के सब जंग का नमक चख चुके एक्सपीरियंस्ड वेटरन्स थे, इलीट के भी इलीट। उनकी बैटलफील्ड सेंस आम सैनिकों से कहीं ऊपर थे। दूसरा, बर्बर कबीले बिल्कुल तैयार नहीं थे। अचानक हमले ने उन्हें पूरी तरह हिला दिया था। दुश्मन अभी पूरी तरह अफरा तफरी में है। उनकी रीइंफोर्समेंट्स तुरंत नहीं आ सकती। उनके संदेश रास्ते हम काट चुके हैं। तो जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहीं आधा घंटा रेस्ट करेंगे। घोड़े चढ़ने दो, सब लोग थोड़ा आराम करो। जख्मियों का तुरंत इलाज करो। एक अगरबत्ती के जलने जितना वक्त गुजरने के बाद हम अगला कबीले लूटने निकलेंगे। जाओ फेंग ने शांत लेकिन पक्के स्वर में हुक्म दिया। जनरल के हुक्म का पालन होगा। सब अधिकारी एक साथ बोले, फिर सब आराम में लग गए। कुछ दिन बाद ईस्टर्न हू का रॉयल कोर्ट। रिपोर्ट, बॉर्डर सेटलमेंट से बहुत ही तुरंत खबर आई है।
किन सेना ने हमारे गांवों पर अचानक हमला कर दिया है। हमारे कबीले भारी नुकसान उठा चुके हैं। महीनों से जमा किया गया अनाज और सैन्य सामान सब किन सेना ने जला दिया। हमारे अनेक योद्धा मारे जा चुके हैं। शुरुआती अंदाजा है कम से कम 70 से 80 हजार लोगों का संहार हो चुका है। किन ने कोई दया नहीं दिखाई, न बुजुर्ग, न औरत, न बच्चे। एक घबराया हुआ ईस्टर्न हू मैसेंजर दरबार में घुसता हुआ चिल्लाया। ये सुनते ही ईस्टर्न हू किंग की भौहें गहरी तरह से सिकुड़ गईं। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। दरबार के जनरल्स भी सफ़ेद पड़ गए। अभी वो संभलते कि रिपोर्ट, ऊयान कबीले पर भी किन सेना का हमला हो चुका है। पूरा सेटलमेंट तबाह हो गया। अनाज और कैंप्स सब जला दिए गए। 7,000 से ज्यादा नहीं, 70,000 लोग मारे जा चुके हैं। किन ने किसी को नहीं छोड़ा, न बुजुर्ग न बच्चे। दूसरी रिपोर्ट ने ईस्टर्न हू किंग के चेहरे को और भी भयानक बना दिया। ये कैसे हो सकता है? किन सेना की इतनी हिम्मत कैसे हुई? किंग ने दांत पीस लिए। माय किंग, हमें तुरंत सेना जोड़नी होगी। इस किन सेना को जड़ से मिटा देना होगा। वो गंदी सेना, उन्होंने हमारी औरतों और बच्चों तक को मार दिया। किन को मरना ही होगा। माय किंग, कृपया हुक्म दें। जनरल्स गुस्से से गरज उठे। इस पल वो सच में डर गए थे, और शायद ये वही एहसास था जो कभी यन के लोगों ने महसूस किया होगा जब ईस्टर्न हू ने उनका कत्लेआम किया था। ईस्टर्न हू ने तब किसी पर रहम नहीं किया था। अंधा कत्ल, लूट, बलात्कार। उसके मुकाबले में किन सेना ने सिर्फ मारा था और कुछ नहीं। किन, अगर मैंने तुमसे भारी कीमत ना वसूली तो मैं किंग कहलाने के लायक नहीं। ईस्टर्न हू किंग गरजा। फिर उसने घुटनों पर बैठे 2 मैसेंजर्स को देखा। बताओ, किन सेना कितनी बड़ी है? माय किंग, हमारा हमला रात के अंधेरे में हुआ। हम उनकी एग्जैक्ट गिनती नहीं देख पाए, पर कम से कम 50,000 तो होंगे। सिर्फ 50,000 और मेरे ईस्टर्न हू पर चढ़ाए। ये तो सीधी मौत ढूंढ रहे हैं। किंग ने ठंडी हंसी हंसी, आंखों में खूनी चमक थी। मेरा हुक्म सुनो, तुरंत किन सेना की जगह का पता लगाओ। रॉयल कोर्ट से 1 लाख योद्धा मोबिलाइज करो। मैं खुद उन्हें मिटाने जाऊंगा, और जैसे ही उनकी जगह मिले बाकी सब कबीले तुरंत फौज भेजें। किन सेना को चारों तरफ से घेर लेंगे। एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। हुक्म का पालन होगा। जनरल्स ने सर झुकाकर हुक्म लिया। माय किंग, किन सेना के तरीके से लगता है उनकी अगुवाई जनरल जाओ फेंग कर रहा है। वही जाओ फेंग जिसने यन में हमारे 18,000 योद्धा मरवा दिए। अगर हम उसे जिंदा पकड़ लें तो किन से बातचीत करके जमीन छीन सकते हैं। वो जवान है, पर किन में उसकी इज्जत बहुत ज्यादा है। एक जनरल ने सलाह दी। जाओ फेंग, अगर वो मेरी जमीन पर आया तो वापस जिंदा नहीं जाएगा। ईस्टर्न हू किंग ने उसे बिल्कुल हल्के में लेते हुए कहा। सिर्फ 50,000 लोग ईस्टर्न हू के देश में घुस आए। चाहे 1 लाख होते फिर भी वो उसके राज्य को हिला नहीं सकते थे। किसी भी समझदार आदमी के लिए जाओ फेंग का ये अभियान सिर्फ मौत को न्योता लगता था। लेकिन ईस्टर्न हू ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। किन सेना 50,000 नहीं थी। जाओ फेंग के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। चैप्टर 234। खून का कर्ज चुकाना ही होगा। पूरा विनाश। यिंग ज़ेंग की चिंता। उत्तरी सीमा। ईस्टर्न हू का इलाका। कहीं दूर अनजान जगह पर चिन की बड़ी सेना ने कुछ देर के लिए अपना कदम रोका हुआ था। सैनिक सूखा राशन खा रहे थे, पानी पी रहे थे, जबकि युद्ध घोड़े हरा भरा घास चर रहे थे। जनरल, 5 दिन हो चुके हैं। हम दुश्मन के 3 ट्राइबल सेटलमेंट्स पूरी तरह तबाह कर चुके हैं। हमारे हाथों बेहिसाब दुश्मन मारे गए हैं। ज़ैंग हान ने जाओ फेंग को रिपोर्ट दी। 5 दिन का वक्त ईस्टर्न हू के आजा के लिए काफ़ी है खबर पाने के लिए। अगला कदम ये होगा कि ईस्टर्न हू का राजा अपनी सेना इकट्ठी करके हमें घेरने की कोशिश करेगा। जाओ फेंग ने गहरी आवाज में कहा।
जनरल, अब हमें क्या करना चाहिए? ज़ैंग हान ने पूछा। ज़ाओ फैंग मुस्कुराया। तुम जानते हो मैं ज़्यादा बड़ी सेना क्यों नहीं लाया? इस विशाल स्टेप में सिर्फ 10,000 कैवलरी के साथ हम रेत के कणों जैसे हैं। जनरल, आपकी कमांड में दुश्मन कभी भी हमें घेर नहीं सकता। जब तक वो घेरा बनाएंगे, हम तब तक उस घेरे को तोड़कर निकल चुके होंगे। ज़ैंग हान ने तुरंत जवाब दिया। इतिहास में भी ज़ैंग हान एक महान कमांडर था, और अब ज़ाओ फैंग के नीचे वो और भी तेज़ और समझदार हो चुका था। बिल्कुल सही। हम ईस्टर्न हू का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी पूरी सेना इकट्ठी करे। सबसे अच्छा तब होगा जब वो अपनी सारी फौज सिर्फ हमें मारने के लिए निकाल दें। ज़ाओ फैंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। तो जनरल, आपका असली मकसद क्या है? क्या आप उन्हें बार बार सेना हिलाने पर मजबूर करके उनकी ताकत कम करना चाहते हो ताकि वो दक्षिण पर हमला न कर सकें? ज़ैंग हान ने संभल कर पूछा। ईस्टर्न हू के रॉयल कोर्ट में काफ़ी बड़ी आबादी होती है ना? ज़ाओ फैंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। ये सुनते ही ज़ैंग हान का चेहरा बदल गया। जनरल, आप ईस्टर्न हू के रॉयल कोर्ट पर हमला करना चाहते हैं? अगर हम उनका रॉयल कोर्ट तबाह कर दें तो ये युद्ध पूरी तरह सफल हो जाएगा, और अगर हम ईस्टर्न हू के राजा को भी मार दें तो और भी बेहतर। ज़ाओ फैंग की आवाज़ बिल्कुल ठंडी और निर्मम थी। ज़ैंग हान पूरी तरह सन्न रह गया। उसने अपने जनरल की सोच को कम समझा था। वो समझता था ये अभियान सिर्फ कुछ गांव लूटकर दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए है, लेकिन ज़ाओ फैंग का निशाना सीधा ईस्टर्न हू का रॉयल कोर्ट था। स्टेप के इन नोमैडों के लिए रॉयल कोर्ट एक देश की राजधानी के बराबर होता था। अगर वो तबाह हो जाए तो ईस्टर्न हू की कौमी ताकत टूट जाती। भले ही नोमैडिक ट्राइब्स जगह बदल सकते थे, लेकिन रॉयल कोर्ट बहुत कम ही हिलता था। मैं जनरल के साथ जान तक चलूंगा, ज़ैंग हान ने तुरंत झुककर कहा। उसी वक्त ज़ैंग मिंग कुछ पर्सनल गार्ड्स के साथ वापस आया। जनरल, आगे 5 मील दूर एक ईस्टर्न हू सेटलमेंट दिखा है। उसकी आबादी लगभग 10 से 20,000 के बीच है। ज़ैंग मिंग ने आदर के साथ रिपोर्ट दी। रेस्ट का वक्त खत्म, कत्लेआम जारी रखो। ज़ाओ फैंग धीरे से खड़ा हुआ और घोड़े पर चढ़ गया। हम जनरल के साथ जान तक चलेंगे। एलीट सैनिक बिजली की रफ्तार से घोड़ों पर चढ़ गए। चार्ज! ज़ाओ फैंग ने अपना ओवरलॉर्ड स्पीयर पकड़कर आगे की तरफ इशारा किया। 10,000 चिन कैवलरी समुद्र की लहरों की तरह दुश्मन के सेटलमेंट की तरफ टूट पड़ी। उसी वक्त दोनों के लोग सामान इकट्ठा कर रहे थे। अनाज, पशु और सप्लाईज से भरी गाड़ियां तैयार की जा रही थीं। चीफ, हम अपना आधा अनाज दे चुके हैं, सर्दी में कैसे जिंदा रहेंगे? हाँ, मेरे घर का सारा राशन चला गया। अगर सब दे दिया तो हम भूख से मर जाएंगे। गांव के लोग बहुत बेचैन थे, लेकिन ट्राइबल लीडर सख्त आवाज में बोला, भाइयों और बहनों, ये हमारे लोगों के लिए संकट का समय है। उन कुत्ते चिन योद्धाओं ने हमारे 1 लाख से ज्यादा बहादुर लोग मार डाले हैं। ग्रेट किंग ने पूरी मोबिलाइजेशन का हुक्म दिया है। जब हम चिन की जमीन तोड़ देंगे, खाने की चिंता ही नहीं रहेगी। ग्रेट किंग ने वादा किया है, जब चिन तबाह हो जाएगा, तुम्हें दिए गए अनाज का 10 गुना मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक को 5 चिन गुलाम मिलेंगे। मैं तुम्हें बता दूं, चिन गुलाम बहुत काम के होते हैं। उनकी औरतें सुंदर और मर्द मजबूत और मेहनती होते हैं। आज मदद करोगे, कल जीत के बाद और भी बड़ा इनाम मिलेगा। चीफ पूरे भरोसे के साथ बोला। ये सुनते ही पहले जो लोग हिचक रहे थे, वो भी उत्साहित हो गए। वाह, ग्रेट किंग को जल्दी चिन तोड़ देना चाहिए। हाँ, हमें अपने मरे हुए योद्धाओं का बदला लेना है और चिन गुलाम लाने हैं। उन चिन लोगों को गुलामी के अलावा कुछ और मिलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। भाइयों, ग्रेट किंग का साथ दो। चिन तोड़ने के बाद हम और भी अमीर होंगे और कई गुलाम होंगे। दोनों लोग सपनों में खो गए। चिन की दौलत लूटना, उसके लोगों को गुलाम बनाना, ये सब उन्हें अपना भविष्य लग रहा था। लेकिन उसी पल थुड 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 थुड, दूर से घोड़ों की गरजती आवाज मैदान में गूंज उठी। ये आवाज कैसी है? एक दोनों आदमी ने हैरानी से पूछा।
शांत रहो, ये हमारा ही इलाका है। क्या तुम्हें लगता है चिन सेना यहाँ तक आ सकती है? जरूर हमारी ही कैवलरी होगी, चीफ हंसा। जाओ फैंग अपनी सेना को इस विदेशी जमीन पर निर्मम कत्लेआम में ले जा रहा था। न कोई फिक्स्ड रास्ता, न कोई बेस, न दोनों उन्हें ट्रैक कर पा रहे थे और न ही जाओ फैंग किसी योजना से बंधा हुआ था। जहां मन किया वहीं कत्ल। सिर्फ 5 दिन में दोनों पूरी खबर फैला ही नहीं पाए थे। आखिर ये भव्य जमीन थी जहां लोग बहुत दूर दूर बसे हुए थे। ये भविष्य का टेक्नोलॉजी वाला युग नहीं था। जैसे जैसे घोड़ों की आवाज़ तेज होती गई, काफी दोनों लोग उस तरफ देखने लगे। अचानक कुछ तेज नज़र वालों ने कुछ गलत देखा। कुछ गड़बड़ है, ये हमारे योद्धा नहीं है, ये चिन सेना है। देखो, वो किन का झंडा है? काले युद्ध ध्वज, काला कवच। ओ नहीं, दरवाजे बंद करो, कैंप की रक्षा करो, किन सेना हमला कर रही है। एक के बाद एक डोंगू लोग दहशत में चीख उठे। अभी जो भीड़ इकट्ठी थी, पल भर में बिखर गई। कैंप के दरवाजे तेजी से बंद कर दिए गए। कई डोंगू योद्धा जल्दी जल्दी अपने धनुष उठाकर वॉच टावर्स की तरफ दौड़ पड़े। औरतें कैंप के अंदर और गहरा चली गईं, आर्चर्स के लिए तीर लाने की तैयारी करते हुए। सैनिक तेजी से इकट्ठा होने लगे। सिर्फ ये दृश्य ही काफी था साबित करने के लिए डोंगू लोग जन्म से ही योद्धा थे। उनमें से किसी एक को मारने का कोई भी पछतावा नहीं था, क्योंकि वो सब दुश्मन ही थे। किन के सैनिक हमारे इलाके में कैसे आ गए? क्या सीमा के गांव गिर चुके हैं? उनकी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी रॉयल कोर्ट को संदेश भेजो, मदद बुलाओ, जल्दी। छोटे से ट्राइब के अंदर पूरा का पूरा अफरा तफरी का माहौल था। उधर किन कैवलरी बिजली की तरह मैदान पर टूट पड़ी। पूरा स्टेप घोड़ों की गरज से कांप उठा। जैसे ही किन सेना रेंज में आए, तुरंत तीर चलाओ, चीफ्टन ने दहाड़कर हुक्म दिया। वॉच टावर्स पर डोंगू आर्चर्स ने धनुष कसकर पकड़ लिए। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कैंप के अंदर कुछ योद्धा धनुष लिए खड़े थे, कुछ भाले और तलवारें, सभी बेचैनी से आने वाली टक्कर का इंतजार कर रहे थे। किन कैवलरी आंधी की तरह आगे बढ़ी। फॉर्मेशन फैल गई। हर सवार के हाथ में तना हुआ धनुष था। जैसे ही वो रेंज में आए, किल! जाओ फेंग की आवाज गहरी और निर्णायक थी। उसका धनुष कब का पूरी तरह खिंच चुका था और फिर छोड़ दिया। 10 तीर उसकी आंतरिक शक्ति से भरे हुए बिजली की तरह आगे बढ़े। एक पल में तीर कैंप के दरवाजों और वॉच टावर्स पर खड़े दुश्मनों पर जा लगे। बूम बूम, जबरदस्त धमाके गूंज उठे। सिर्फ एक पल में कैंप का दरवाजा तीरों की भयंकर शक्ति से चूर-चूर हो गया। इम्पैक्ट के कुछ ही मीटर के दायरे में जो भी था, तुरंत कुचलकर मर गया। जाओ फेंग के इशारे पर पूरी किन कैवलरी ने एक साथ तीर चला दिए। आसमान से मौत की बरसात होने लगी। तीर ऐसे गिर रहे थे जैसे कभी न रुकने वाली आंधी। गिनती से परे डोंगू योद्धा भागते हुए ही तीरों से छेद दिए गए। खून से पूरा कैंप लाल हो गया। ज्यादा देर नहीं लगी, ये छोटा सेटलमेंट जल्द ही ढह गया। थोड़ी ही देर में बचे हुए डोंगू लोग किन कैवलरी के घेरे में आ चुके थे। 10,000 से ज्यादा लोग बीच में फंसे हुए थे, न आगे बढ़ सकते थे न पीछे हट सकते थे। उनकी आंखों में डर और नफरत दोनों थी। जनरल, ये विदेशी सरेंडर करना चाहते हैं, हम इनका क्या करें? जांग हान ने उन फंसे हुए डोंगू की तरफ इशारा करते हुए पूछा। जाओ फेंग घोड़े पर आगे बढ़ा। ऊपर से हार चुके दुश्मनों को देखा। उनमें लगभग सारे जवान पहले हमले में मर चुके थे। बचे थे सिर्फ बूढ़े, औरतें और बच्चे। तुमने मेरी पवित्र जुंगहुआ भूमि पर हमला किया, मेरे लोगों का कत्ल किया, हमारी जमीन लूटी। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? जाओ फेंग ने अपनी खून से भीगी हुई भाला कसकर पकड़ी और ठंडी आवाज में बोला। ये सुनते ही बचे हुए विदेशियों की आंखों में खालिस डर भर गया, लेकिन चारों तरफ भेड़ियों की तरह घेर कर खड़ी किन कैवलरी के बीच हिलने की हिम्मत तक नहीं हुई। मरने के बाद अपने कर्मों को ही दोष देना। तुम लोगों ने कभी इंसानियत नहीं दिखाई, आज मैं भी वही करूंगा।
जाओ फेंग की नज़र बिल्कुल बेरहम थी। फिर उसने हाथ उठाया, सबको मार डालो। किन सैनिकों ने एक साथ गरज के उठे और फिर एक और जानलेवा तीर बारिश। वुश 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 तीर बरसने लगे। एक के बाद एक डोंगू लोग गिरते चले गए। अनगिनत तीरों से छेद दिए गए। आह, किन के कुत्तों, मैं मरकर भी तुम्हें सताऊंगा। तुम सब बुरी मौत मरोगे। हमारा राजा बदला लेगा। तुम्हें सजा मिलेगी। मैं मरकर भी तुम्हें कोसूंगा। मौत के बीच भी डोंगू लोग चीखते कोसते रहे। उनकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। लेकिन जाओ फेंग के लिए, अगर उसने यन के शहरों का विनाश ना देखा होता, अगर उसने बेरहम कत्लेआम अपनी आंखों से ना देखा होता, शायद वो हिचक जाता, शायद वो उन्हें छोड़ देता। लेकिन अब उसका दिल कब का पत्थर बन चुका था। उसके पास सिर्फ एक चीज बची थी, कत्ल करने का संकल्प। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जिस तरह उन्होंने चिंघुआ के लोगों पर दया नहीं दिखाई, वैसे ही उसे भी कोई दया नहीं दिखानी थी। कुछ ही देर में चीख पुकार खामोश हो गई। पूरा डोंगू सेटलमेंट अब सिर्फ खून में डूबा हुआ खंडहर था। हवा में ताज़ा खून की तेज बदबू थी। लाल धाराएं कैंप के बीच से बह रही थीं। कैंप छानो, जो जरूरी हो ले लो, लेकिन सैनिकों पर बोझ मत डालना। उसके बाद सब जला दो। जाओ सेंग ने हुक्म दिया। आदेश का पालन होगा, सैनिकों ने एक साथ जवाब दिया। जाओ फेंग ने फिर आसमान की तरफ देखा। डोंगू के मरे हुए डोंगू योद्धाओं की आत्माएं हवा में मंडरा रही थीं। हर एक नफरत से उसे घूर रही थी। मुझसे नफरत करते हो? चीन के जिन निर्दोष लोगों को तुमने मारा, वो भी तुमसे नफरत ही करते थे। आज मैं सिर्फ खून का कर्ज चुका रहा हूं, लेकिन जब इतनी नफरत है तुम्हें मुझसे, तो मैं तुम्हें और नफरत करने का मौका देता हूं। जाओ फेंग ने ठंडी हंसी हंसी और अपनी हथेली उठाई। उसकी मुट्ठी में एक काली आग उभरी, आंतरिक शक्ति से भरी हुई। उसने आग को आसमान की तरफ फेंका। उड़ते हुए वो शक्ति 100 छोटी छोटी लपटों में बट गई, हर एक अलग आत्मा की तरफ। जैसे ही स्पर्श हुआ, काली आग ने आत्माओं को जला दिया। डोंगू योद्धाओं की आत्माएं चीखती रहीं, आत्मा तक जल रही थी। लेकिन जाओ फेंग नहीं रुका। बार बार उसने भयंकर आग बुलाई और फेंकी, जब तक एक भी भटकती हुई आत्मा बाकी न रही। एक आत्मा नष्ट की, एक सोल एनर्जी प्राप्त हुई। एक आत्मा नष्ट की, एक सोल एनर्जी प्राप्त हुई। जैसे ही सोल पावर एट्रीब्यूट एक्टिवेट हुआ, जाओ फेंग के सामने लगातार नोटिफिकेशंस आने लगे, बिल्कुल उसी रिदम में जिस रिदम से वो आत्माओं के शरीर जला रहा था। जाओ फेंग को महसूस हो रहा था जैसे वो किसी अदृश्य नियम से मुकाबला कर रहा हो। नियमों की शक्ति पागलों की तरह उन आत्माओं को खींचकर शून्य में ले जा रही थी, शायद 9 नेदर वर्ल्ड्स की तरफ। लेकिन जाओ फेंग नेदर फ्लेम का इस्तेमाल करके उन्हें बेरहमी से जला रहा था। दुश्मनों को मारने से अलग ये आत्माएं हिल भी नहीं सकती थीं, सब एक जगह बंधी हुई थीं। फिर भी नियमों की शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल थी। आखिरकार जब शून्य में मौजूद सारी आत्माएं गायब हो गईं, जाओ फेंग ने सफलता से 879 सोल पावर पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए। आधा घंटा बाद, ये जगह अब रुकने लायक नहीं है, डोंगू के और अंदर आगे बढ़ो। जाओ फेंग ने शांत आवाज में हुक्म दिया। 10,000 कैवलरी तेजी से उस इलाके से हट गई और डोंगू के कोर टेरिटरी की तरफ और गहरा घुस गई। पीछे पूरा सेटलमेंट आग का समुद्र बन चुका था। लाशों के अलावा शायद कुछ डोंगू लोग जिंदा बच गए हों, लेकिन उनके लिए आज का दिन सिर्फ एक भयानक सपना था। ग्रेट किन, ज़ैंगटाई पैलेस, कोर्ट के 9 मिनिस्टर्स, 2 प्राइम मिनिस्टर्स और कई जनरल्स पहले ही जमा हो चुके थे। योर मैजेस्टी, यन के गवर्नर को अपॉइंट कर दिया गया है। जल्द ही यन का पूरा इलाका स्थिर हो जाएगा। इनके अलावा यन के नॉर्दर्न फ्रंटियर में बारबेरियंस के हाथ से मारे गए नागरिकों की एग्जैक्ट संख्या भी तैयार हो चुकी है। कृपया इसे देखें योर मैजेस्टी। वेलियाओं ने अदब से यन से आई हुई मेमोरियल रिपोर्ट आगे बढ़ाई। जोर से पढ़कर सुनाओ, यिंगज़ेंग ने हुक्म दिया। वेलियाओं के स्वभाव को यिंगज़ेंग अच्छी तरह जानता था। उसके गंभीर चेहरे से ही ये साफ था कि यन के नॉर्दर्न फ्रंटियर का हाल सोच से भी ज़्यादा भयानक था। वेलियाओं ने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया।
शियांगपिंग और अन्य शहरों का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक बारबेरियन आक्रमणकारियों ने पूरे शहरों का कत्लेआम किया। सिर्फ शियांगपिंग सिटी में ही लगभग 1 लाख लोग मारे गए और सिर्फ कुछ हजार ही जिंदा बचे। लिन सिटी, वू सिटी और यन सिटी में 18,000 लोगों का संहार हुआ। यन के नॉर्दर्न फ्रंटियर की कुल आबादी पहले 15 लाख थी। बारबेरियन अत्याचारों के कारण लगभग 5 लाख लोगों का कत्ल हो चुका है। उनमें से अधिकतर बुजुर्ग, कमजोर और बच्चे थे। यहाँ तक कि गोद में लपेटे हुए शिशु भी बख्शे नहीं गए। वेलियाओं की आवाज़ भरी हुई थी, गुस्से को मुश्किल से दबा पा रहा था। ये सुनते ही पूरे दरबार का माहौल भारी हो गया। दरिंदे, ये बारबेरियन जानवरों से भी बदतर हैं। निर्दोष नागरिकों का इतनी संख्या में कत्ल ये माफ़ी के लायक नहीं है। घिनौना। एक के बाद एक ग्रेट किन की सीनियर मंत्री गुस्से से भड़क उठे। इस पल सिविल और मिलिट्री दोनों तरह के अधिकारी एक ही गुस्से में थे। 5 लाख जाने, सब के सब हमारे ह्वाक्शिया भाई बहन और अब ग्रेट किन के नागरिक। ये खून का कर्ज आसानी से माफ़ नहीं किया जा सकता। ग्रेट किन इसे हमेशा याद रखेगा। यिंगज़ेंग का चेहरा सख्त हो चुका था, आवाज़ में उबलता हुआ क्रोध था। शायद जनरल ज़ाओफेंग का डोंगहू के खिलाफ कत्लेआम उसने खुद यन के नॉर्दर्न फ्रंटियर का संहार देखा था। ज़ाओफेंग अभी जवान है और जज्बात से भरा हुआ व्यक्ति है। ऐसी त्रासदी के सामने ग्रेट किन के एक सुप्रीम जनरल के रूप में वो कैसे निष्पक्ष रह सकता था? हानफी ने धीरे से कहा। अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वो पहले हान का मंत्री था, अब किन का मंत्री था और सबसे बढ़कर ह्वाक्शिया का मंत्री था। ऐसी त्रासदी आंखें खोल देने वाली थी। ज़ाओफेंग का नाम सुनते ही यिंगज़ेंग की आंखों में चिंता की एक झलक उभर आई। उसने तुरंत वे लियाओ से पूछा, डोंगहू से कोई खबर आई? योर मैजेस्टी, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। डोंगहू हमारी शेंजू भूमि का हिस्सा नहीं है, इसलिए वहाँ हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क उतना तेज़ी से काम नहीं करता। लेकिन जैसे ही कोई खबर होगी वो ज़रूर हम तक पहुँचेगी, बस थोड़ा समय लगेगा। वे लियाओ नीचे झुककर उत्तर दिया, बस दुआ है वो सुरक्षित लौट आएं। आधा महीना बीत चुका था और यिंगज़ेंग के चेहरे पर भी चिंता साफ नजर आ रही थी। जनरल ज़ाओफेंग निश्चित रूप से सुरक्षित लौटेंगे, इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है, वांग जियान ने कहा। उसकी आवाज़ में अटल विश्वास था। जनरल सही कह रहे हैं, ज़ाओफेंग ज़रूर वापस आएगा। वांग वान ने भी बात में हाँ मिलाई, लेकिन उसके चेहरे और लहजे में छिपी हुई खुशी थी। सिर्फ 10,000 से थोड़े ज़्यादा सैनिकों के साथ नॉर्दर्न फ्रंटियर में घुसना सीधा मौत को दावत देने जैसा था। इस वक्त वांग वान ज़ाओफेंग की मौत की खबर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। ऐसा होता तो उनका सबसे बड़ा खतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। प्राइम मिनिस्टर वांग, आप यन के प्रशासन पर ध्यान दें, वली बेहतर होगा। वांग जियान ने बिना झिझक पलटवार किया। यिंगज़ेंग ने भी वांग वान को ठंडी नज़र से देखा, दिल के गुस्से को दबाकर। तभी, योर मैजेस्टी, यन से एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश आया है, डोंगहू और जनरल ज़ाओफेंग के बारे में। रेन शाओ तेज कदमों से दरबार में दाखिल हुए, हाथ में मेमोरियल पकड़े। जल्दी यहाँ लाओ। यिंगज़ेंग का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत हाथ बढ़ा दिया।